जय हिंद दोस्तों। क्लाइमेक्स गुरुकुल्स में आपका स्वागत है। मैं हूं राहुल कुमार। जैसा कि डेली बेस पे हम लोग बिहार के बारे में पढ़ते आ रहे थे। पिछले क्लास में हम लोग बिहार के नदी पर्वत पठार देखे। फिर इसके बाद बिहार का ही हम लोग इतिहास शुरू किए, जिसमें बिहार का परिचय पहले देखें। इसके बाद बिहार के इतिहास शुरू किए। आज हम लोग बिहार के इतिहास में पहुंच गए हैं मगध मगध साम्राज्य का उत्कर्ष। मगध साम्राज्य का उत्कर्ष। आइए मगध साम्राज्य का उत्कर्ष कैसे होता है, इसके बारे में हम लोग देखते हैं, है ना। हम हमें पूरा विश्वास है कि आप पिछले क्लास का वीडियो देख चुके होंगे। उस क्लास का वीडियो देखे होंगे तो आपको समझने में मज़ा आएगा। चलिए आगे देखते हैं। मगध मगध के उत्कर्ष में ये सब जो आपका दिया गया है, इसके बारे में कल चर्चा हम कर चुके थे। हर एक वंश के बारे में चर्चा किए थे, लिस्ट हम लोग देख चुके थे। शिशुनाग वंश के बारे में लिस्ट हम लोग देख चुके थे, और नंद वंश के बारे में हम लोग देख चुके थे, है ना। आइए हम लोग हर एक वंश की स्थापना से पहले एक और वंश के बारे में देख लेते हैं। वो कौन सा वंश हुआ करता है? बृहदर्थ वंश। कौन है? बृहदर्थ वंश। ये क्या है बृहदर्थ वंश? इसके बारे में बात करते हैं कि महाभारत तथा पुराणों के अनुसार चेदिराज वसु के पुत्र बृहदर्थ द्वारा बृहदर्थ वंश की स्थापना की गई थी। इस वंश का सर्वाधिक प्रतापी राजा जरासंध था। कौन था? जरासंध था। जरासंध का विवाह मथुरा के राजा कंस की बहन से हुआ था। मथुरा का जो राजा हुआ करते हैं, उसका बहन से होता है किसका विवाह? जरासंध का विवाह होता है। ये हम लोग महाभारत और पुराण के अनुसार बात कर रहे थे। और महाभारत के ही अनुसार श्री कृष्ण की सहायता से पांडव पुत्र भीम ने जरासंध को मल्लयुद्ध में पराजित किया था। युद्ध पराजित कर उसकी हत्या कर दी थी। एक और मान्यता के अनुसार राजगीर की चट्टानों पर आज भी इस मल्लयुद्ध के पदचिन्ह प्रचलित है। वहाँ पर अब आज भी है, वहाँ पर है। कहाँ पर है? राजगीर में है, पहाड़ पर है। आगे आइए। तो यहाँ पर देखते हैं क्या बोल रहा है कि बृहदर्थ वंश का अंतिम जो राजा था, उसका नाम क्या था? रिपुंजय था। वह एक कमजोर एवं अयोग्य शासक था। इसके मंत्री पुलिक ने उसकी हत्या करवाकर अपने पुत्र को राजगद्दी पर बैठा दिया। और राजगद्दी पर बैठा दिया अपने पुत्र को। कौन बैठा दिया? तो पुलिक राजगद्दी में बैठा दिया। और एक नए वंश की स्थापना के बारे में हम लोग बात करते हैं, जो क्या है? मगध साम्राज्य का वंश के बारे में बात करते हैं। तो हर एक वंश क्या बोले अभी कि बृहदर्थ वंश का अंतिम शासक कौन था? रिपुंजय तथा उसके पुत्र की महिये ने हत्या करके अपने पुत्र बिंबिसार को क्या कर दिया? 544 ईसा पूर्व में मगध के सिंहासन पर बैठा दिया। बिंबिसार ने हर एक वंश की स्थापना कर दिया। जैसी गद्दी पर बैठा तैसे एक नए वंश की स्थापना कर दिया, जिसको हर एक वंश बोलते हैं, है ना। यह एक कुशल कूटनीतिक के साथ साथ साहसी योद्धा भी था। जो बिंबिसार था ना, इसको कूटनीतिक भी था, साथ में साहसी योद्धा भी था। बिंबिसार ने अपनी कूटनीति के अंतर्गत अनेक राज्यों से वैवाहिक संबंध स्थापित किए तथा उसने लिच्छवी नरेश चेटक की पुत्री चेलना तथा कौशल नरेश प्रसेनजीत की बहन कौशला देवी और मद्र राज्य आधुनिक जो पंजाब क्षेत्र है, वहाँ का राजकुमारी क्षेमा के साथ विवाह की। बिंबिसार को कौशल नरेश द्वारा दहेज में कम्याग्राम मतलब आधुनिक में जो काशी प्राप्त हुआ था। कहने का मतलब कि बिंबिसार जो 3 शादी किया। कहाँ शादी किया? ये शादी क्यों तक कर रहा था? ये अपने साम्राज्य को फैलाने के लिए युद्ध से अच्छा ही फॉर्मूला अपनाया था कि हमको उस साम्राज्य के, जैसे मान लेते हैं कि 2 साम्राज्य है एक ही साम्राज्य है। इस साम्राज्य के राजा कौन है? तो बिंबिसार है। इस साम्राज्य पर कब्जा करना चाहता है। ऐसे डायरेक्टली कब्जा करने पर युद्ध हो जाएगा। युद्ध में हार भी सकता है ना। ये क्या करता था कि इससे जाके यहाँ के बेटी से, यहाँ के
लेडीज से क्या कर दिया, ये शादी कर लिया, अपने भी शादी करता था, साथ में अपने सेना लोग को भी शादी करवा देता था। तो इसके साथ संबंध तो अच्छा बन गया, और संबंध अच्छा बन गया, लेकिन ये क्या करेगा राजा, ये राजा इस क्षेत्र को क्या कर लेगा, अपने अंडर में डालेगा। साम्राज्य फैला कि नहीं फैला, है ना। ऐसी बिंबिसार अपने साम्राज्य को फैलाते हुए 3 बार शादी की, 3 बार शादी कर दी है ना। आगे देखते हैं, आइए बिंबिसार के बारे में डिटेल पढ़ते हैं। बिंबिसार ने अंगराज्य पर अधिकार कर मगध की राजधानी राजगीर में स्थापित की। राजगीर में स्थापित की, क्या बोल रहा है कि बिंबिसार ने अंगराज्य पर अधिकार कर मगध की राजधानी राजगीर मतलब राजगृह मतलब राजगीर में स्थापित की। बिंबिसार के शासनकाल में ही मगध साम्राज्य का उत्कर्ष प्रारंभ हुआ था। मगध साम्राज्य के उत्कर्ष के बारे में बात करेंगे तो किसके समय में प्रारंभ हुआ था, कि बिंबिसार के समय में प्रारंभ हुआ था। बिंबिसार ने अवंती राजा के शासक चंड प्रघोत की चिकित्सा हेतु अपने राजवैद्य जीवक को उज्जैन भेजा था। इसकी चिकित्सा के साथ में क्या कर दिया, अपने राजवैद्य जो थे, अपने डॉक्टर साहब थे, डॉक्टर साहब क्या करता है साथ उज्जैन भेजा, जिससे दोनों राजाओं में मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित हुए। मतलब कि वहाँ का जहाँ उज्जैन भेजा, वहाँ का जो राजा था और ये जो राजा बिंबिसार, दोनों में क्या हो गया, शांतिपूर्वक मतलब मित्रता के संबंध बन गया। बिंबिसार भारतीय संविधान का पहला बिंबिसार भारतीय इतिहास का पहला शासक था जिसने अस्थायी सेना रखी थी। आपसे बात करता है अस्थायी सेना रखने वाला भारतीय इतिहास का पहला शासक, तो कौन हुआ करता है, बिंबिसार। ऐसे हम लोग आगे अस्थायी सेना के बारे में मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ते हैं, मॉडर्न बोल रहे हैं मध्यकालीन पढ़ते हैं मेडाइवल, उसमें अस्थायी सेना के बारे में भी आओ। वैसे बहुत सी सेना है, जैसे उसमें हम क्या बोलते हैं, अगर हम खिलजी की बात कर लें, और ऐसा ऐसा बहुत से शासक है जो अस्थायी सेना रखते थे। खिलजी भी तो क्या था, अपना अस्थायी सेना रख, अलाउद्दीन खिलजी। अस्थायी सेना कहने का मतलब कि आप देखिए, पहले राजा क्या सेना लोग क्या करते थे कि मान लीजिए कि इस क्षेत्र, ये राजा यहाँ का है, राजा यहाँ के इस क्षेत्र पर आक्रमण करने जाना है, तो सेना लोग आएगा, जाकर आक्रमण करेगा, राजा सत्य करेगा। कहने का मतलब कि जब युद्ध हो रहा है उस समय सेना लोग आकर युद्ध में काम करेगा, बाकी युद्ध खत्म होने के बाद उन लोग अपना अपना काम करता था, अपना रहता था। लेकिन ये जो बिंबिसार है, बिंबिसार का कर दिया कि नहीं, आप परमानेंटली हमको सेने बन कर रहेंगे। ऐसा नहीं कि युद्ध समाप्त हुआ और आप घर जाके खेती करेंगे, धान रोपेंगे, ये सब नहीं करेंगे। आप युद्ध रहे चाहे नहीं रहे, आप हमारा ही साथ रहेंगे, आपको पेमेंट किया जाएगा। इसी चलते इसको बोला जाता है कि अस्थायी सेना रखने वाला पहला शासक है। समझ में आया, अस्थायी सेना का मतलब कि ये परमानेंटली सेना रखेगा। और शासक लोग क्या करते थे कि सेना लोग था उन लोग पास भी, लेकिन अस्थायी था। अस्थायी करने का मतलब कि जब युद्ध करना होगा तब लोग आकर सेना का रूप धारण करके साथ राजा साथ जाकर लड़ेंगे, और बाकी युद्ध जीतने के बाद वो अपना अपना काम धाम करेंगे। वो अस्थायी में था। लेकिन बिंबिसार बोलता है, बिंबिसार के नहीं, हम अस्थायी रखेंगे, युद्ध हो चाहे नहीं हो, आप लोग हम पेमेंट करेंगे, पैसा देंगे, लेकिन हम अस्थायी रखेंगे। समझ में आया। आइए आगे देखते हैं। अस्थायी सेना रखने वाला पहला शासक था, इसलिए उसे सैन्य नाम से भी सैन्य नाम से संबोधित किया जाता है। मतलब बिंबिसार को सैन्य नाम से संबोधित किया जाता है। बिंबिसार ने ही सर्वप्रथम अपनी सेना में हाथियों का प्रयोग किया था। लेकिन अस्थायी सेना रखने वाला यही है, और हाथियों का प्रयोग करने वाला पहला शासक भी यही है ना। बिंबिसार का शासनकाल 544 ईसा पूर्व से 492 ईसा पूर्व के मध्य माना जाता है, एग्जैक्ट है नहीं, माना जाता है। बिंबिसार ने अपने श्रेष्ठ पुत्र दर्शक को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया, परंतु उसके कनिष्ठ पुत्र अजातशत्रु ने अपने पिता को बंदी गृह में डाल दिया और तथा स्वयं शासक बन गया। मतलब कि बिंबिसार जो है अपना जो दर्शक पुत्र है उसको बड़ा पुत्र घोषित करता है, अगला उत्तराधिकारी, लेकिन उसका कनिष्ठ, उसका छोटा पुत्र जो है ना, वो अजातशत्रु क्या करता है, अपने पिता को जेल में बंद कर दिया और खुद को क्या बन गया, शासक बन गया।
और कुछ दिन के बाद यही यही अजातशत्रु ही क्या कर देगा, पिता को हत्या कर देगा। यही चलते यही इतिहास से बोला जाता है पितृहंता। आगे इसमें बताया गया होगा, चलिए देखते हैं। अब आते हैं हम लोग अजातशत्रु। अजातशत्रु के बारे में जो कुनिक भी बोला जाता है। इसका शासनकाल 494 से 460 ईसा पूर्व तक माना जाता है। माना जाता है, एग्जैक्ट है नहीं, माना जाता है। यह अपने पिता बिंबिसार के समान साम्राज्यवादी प्रवृत्ति का शासक था। मन जैसा वो राजा था ना बिंबिसार, वैसा ही व्यवहार के भी था। ठीक है। इसके शासनकाल में 3 महत्वपूर्ण युद्ध होते हैं। वो युद्ध, तीनों युद्ध को हम लोग को बारे बार से देखना होगा, क्या कि सवाल करता है यहीं से। प्रथम युद्ध में अजातशत्रु ने कौशल नरेश प्रसेनजीत को पराजित कर संधि हेतु बाध्य किया तथा उनकी पुत्र वजीरा से विवाह कर काशी क्षेत्र को दहेज में प्राप्त कर लिया। कहने का मतलब है कि जब इसका दामाद जो है, इसका जो जो प्रसेनजीत जो है, प्रसेनजीत जानता है अजातशत्रु कि बिंबिसार को कब्जा करके जेल में बंद करके और क्या कर दिया, अपने खुद गद्दी में बैठ गया। जो कौशल नरेश जो है, कौशल नरेश इस पर गुस्सा करके अब इसी पर युद्ध कर देंगे। तो युद्ध कर देंगे तो ये अजातशत्रु जो था से इसी को पराजित कर दिया और पराजित करके अब इसका पुत्री जो थी, पुत्री से विवाह कर लिया और विवाह करके काशी क्षेत्र दहेज के रूप में ले लिया। ये बोल दिया ना अजातशत्रु कि तुम हमको अपने बेटे शादी करा दो और अपने हिस्सा अपने दहेज हमको दो, नहीं तो तुमको हत्या कर देंगे। तो प्रसेनजीत का कर दिया कि विवाह भी करवा दिया और दहेज के रूप में पैसा भी दे दिया, जमीन क्षेत्र दे दिया, काशी क्षेत्र दे दिया। तो उसको क्या करता है, छोड़ दिया जाता है। दूसरा युद्ध के बारे में देखते हैं। दूसरा युद्ध वैशाली से हुआ था, वैशाली से हुआ। इस युद्ध के क्रम में उसने पाटलिग्राम में एक सैन्य छावनी का निर्माण करवाया जो कालांतर में पाटलिपुत्र कहलाया। जो छावनी का निर्माण करवाया ना पाटलिग्राम को, वो पाटलिग्राम को कालांतर मतलब बाद में, मतलब अभी वर्तमान में भी पाटलिपुत्र कहा जाता है ना। और मगध साम्राज्य की क्या बन गई, राजधानी। मतलब अजातशत्रु के द्वारा एक क्षेत्र को बसाया गया, छावनी को बसाया गया। वो छावनी में क्या बोला गया, पाटलिपुत्र, और बाद में उसी को क्या कर दिया गया, मगध का राजधानी बना दिया गया, है ना। आइए आगे देखते हैं। वजी संघ में फुट डलवाने में अजातशत्रु के मंत्री वक्सकार ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अजातशत्रु ने महाशिलाकंटक तथा रथ मुसल जैसे नवीन शस्त्रों का प्रयोग किया। यह पूछता है कि अजातशत्रु के द्वारा कौन सा शस्त्र प्रयोग किया गया था, तो महाशिलाकंटक या रथ मुसल जैसे नवीन शस्त्रों का प्रयोग किया तथा राजगीर की किलाबंदी भी करवाई गई। राजगीर में किलाबंदी भी करवाई गई। ये दूसरा युद्ध था। तीसरा युद्ध के बारे में देखते हैं क्या बोलता है। तीसरा युद्ध में लिच्छवियों को पराजित करने के पश्चात अजातशत्रु ने मल्ल पर आक्रमण कर उसे अपने साम्राज्य में ला लिया। जो लिच्छवी क्षेत्र को आक्रमण करके अजातशत्रु कहाँ कर दिया, मल्ल क्षेत्र को अपने साम्राज्य में शामिल कर लिया। अब आगे आते हैं उदयन के बारे में। उदयन के बारे में आते हैं, क्या है उदयन के बारे में। उदयन अपने पिता अजातशत्रु की हत्या कर शासक बना था। उदयन जो है अजातशत्रु के पुत्र। देखिए यहाँ पर बिंबिसार का पुत्र कौन, अजातशत्रु। अजातशत्रु का पुत्र कौन, तो उदयन। ये इसको हत्या किया, इसको हत्या किया, है ना। आइए देखते बारी बारी से। इसके बारे में और बहुत सा कहानी है, लेकिन एग्जाम के व्यू से जो हमारे पास PDF है वो थोड़ा थोड़ा दिया गया है। हालांकि हम इसका अपने नोट्स के माध्यम से, अपने हैंडराइटिंग के माध्यम से हम आपको पढ़ाएंगे और शायद पीछे आपको प्ले लिस्ट में पढ़ाया भी गया है। आप क्लास को जाकर देख भी सकते हैं, है ना। और क्लास ये मगध साम्राज्य अगर उसमें छूट गया है तो हम आगे चल के क्लास ले लेंगे। चलिए ठीक है, आगे देखते हैं उदयन के बारे में। शासक बन गए, यहाँ तक जान गए। इसने गंगा तथा सोन नदी के संगम पर पाटलिपुत्र नगर को बसाया तथा अपनी राजधानी राजगीर से कहाँ ला दिया, पाटलिपुत्र ला दिया गया। पाटलिपुत्र स्थानांतरित की तथा वहाँ एक किले का निर्माण करवाया। कहाँ किले का निर्माण करवाया, पाटलिपुत्र में। पाटलिपुत्र को कुसुमपुर के नाम से भी जाना जाता है। पाटलिपुत्र को अन्य नाम क्या है, तो कुसुमपुर भी बोला जाता है।
अवंती के राजा पोलक ने उदयन की हत्या कर दी और हर्यक वंश का अंतिम शासक नागदशक था। देखिए, उदयन की हत्या कौन कर दिया? अवंती का राजा पोलक ने उदयन की हत्या कर दी और हर्यक वंश का अंतिम शासक के बारे में नागदशक के बारे में बात करते हैं। आगे आइए, अब हम लोग शिशुनाग वंश के बारे में देखते हैं। अब हम लोग पीछे हर्यक वंश के बारे में समझ लिए, आपको एग्जाम के भी उसे यहीं तक लेता। प्रथम शासक बिंबिसार, अंतिम शासक कौन? नागदशक। आइए नागदशक के बारे में, पहले शिशुनाग वंश। अब नागदशक जो है ना, वो नागदशक नागदशक के बारे में बात करता है। नागदशक शासनकाल कब से कब है? 437 से लेकर 412 ईस्वी। हर्यक वंश का अंतिम शासक था जो अत्यंत विलासी एवं निर्बल था। अत्यंत विलासी एवं क्या था? निर्बल था। विलासी कहने का मतलब मगन, कोई भी कहा मगन था ये नागदशक। इस कारण प्रजा ने विद्रोह करके उसे सत्ता हत्याग्नि पर विवश कर दिया। ऐसे में काशी के तत्कालीन अमात्य मतलब राज्यपाल तथा राज्य के सेनापति शिशुनाग ने 412 ईस्वी में सत्ताहीन होकर शिशुनाग वंश की स्थापना कर दी। कौन स्थापना की? शिशुनाग ने। किसका स्थापना की? शिशुनाग वंश का। जैसे कहने का मतलब, ये जो विलास के बारे में बात कर रहे हैं, विलासी ये था महिलाओं के पीछे, शराब के पीछे मगन हुआ करता था। इसको शराब में महिलाएं पूरा मन लगता था, है ना? आप समझ रहे हैं क्यों मन लगता था? आइए शिशुनाग ने आगे पॉइंट देखते हैं। और जब देखिए, अब यहाँ पर नागदशक बुरा विलंग था, निर्बल था, एकदम विलासी हो गया था। तो जनता लोग क्या करते थे? कुछ क्षेत्र को हड़पना चाहते थे। उसी में एक सेनापति जो था शिशुनाग था, वो हड़प लिया और एक नए वंश की स्थापना कर दी। इसका नाम क्या है? शिशुनाग वंश है। आइए शिशुनाग के बारे में देखते हैं। शिशुनाग ने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र के स्थान पर वैशाली को बना दिया। पाटलिपुत्र से क्या कर दिया? वैशाली को बना दिया गया। देखिए समय चेंज हो रहा है, कौन कहाँ से राजधानी बना रहा है, इसी के बारे में आपसे सवाल पूछता है। तो पाटलिपुत्र से अब वैशाली कौन ला दिया? तो शिशुनाग ला दिया। तथा अवंती वत्स एवं कौशल का मगध साम्राज्य में विलय कर दिया। देखिए 3 गो और महाजनपद जो है से कहाँ मिला दिया? मगध साम्राज्य मिला दिया गया। किसके द्वारा? तो शिशुनाग द्वारा। शिशुनाग का पुत्र कालाशोक अथवा काकवर्णिन अथवा काकवर्णन अत्यंत प्रतापी शासक था। मतलब कालाशोक के 2 नाम और है। कालाशोक का 2 नाम और है। क्या नाम है? एक नाम है लिखा गया है काकवर्णिन और काकवर्णन, ये 2 नाम था। ये अत्यंत प्रतापी राजा था। शिशुनाग का पुत्र था नागदशक, कालाशोक, ठीक है। उसने पाटलिपुत्र को मगध साम्राज्य के स्थायी राजधानी बना दिया। कौन बना दिया? तो कालाशोक के शासनकाल में वैशाली में दूसरा बौद्ध संगीत का आयोजन हुआ था। नंदीवर्धन शिशुनाग का अंतिम शासक हुआ करता। शिशुनाग वंश का अंतिम शासक हुआ करता। इसे आपको नागदशक से कालाशोक से यही सवाल आता है कि जो दूसरा बौद्ध संगीत हुआ था ना, उस समय का शासक कौन था? शासक था कालाशोक, है ना। कहाँ हुआ था? वैशाली में हुआ था। और देख लीजिए, यहाँ लिख दिया है कि नंदीवर्धन जो है ना, कि शिशुनाग वंश का अंतिम शासक हुआ करता है। आइए हम लोग नंद वंश के बारे में देखते हैं। एग्जाम के व्यू से थोड़ा थोड़ा पॉइंट हम पढ़ रहे हैं, ठीक ना। अब देखते हैं नंद वंश क्या है? नंद वंश 344 ईसा पूर्व में शिशुनाग वंश का अंत करने के पश्चात महापद्मन मतलब महानंदी ने नंद वंश का स्थापना किया। महापद्मानंद ने अपने शौर्य का परिचय देते हुए कलिंग को विजित किया तथा वहां से जिन की मूर्ति मतलब महावीर की मूर्ति उठा लाया। नंद शासक जैन मत के पोषक थे। पुराणों में उसे सर्व छत्रातक मतलब सभी क्षत्रियों का नाश करने वाला भी कहा जाता है पद्मानंद को। कि देखिए यहाँ पर क्या बताया जा रहा है कि पद्मानंद जो है वो कलिंग को पहले कलिंग जीत के वहाँ से जिन का मूर्ति मतलब कि महावीर के मूर्ति को अपने बस में लाया था, उठा लाया था।
ठीक है, अपने क्षेत्र में लाया था। आगे देखिए इसी में देखिए कलिंग मतलब कल यहाँ पे क्या लिखा गया है कि सभी क्षत्रियों का नाश करने वाला कलिंग वंश था। कलिंग वंश तथा महाबोधिवंश महाबोधिवंश में उग्रसेन मतलब भयानक सेना का स्वामी कहा जाता है। उग्रसेन को क्या कहा जाता है? उग्रसेन को बोला जाता है भयानक सेना के स्वामी कहा जाता है। पद्मानंद ने अपने मंत्री कल्प की सहायता से क्षत्रियों का दमन किया था। किसको किया था? क्षत्रियों का दमन किया था। महापद्मानंद ने एक राट की उपाधि धारण की थी। क्या की थी? महापद्मानंद की उपाधि का एक राट की उपाधि धारण की थी। ठीक है। महाबोधि वंश के अनुसार महापद्मानंद के पश्चात उसके 8 उत्तराधिकारी ने मगध पर शासन किया, जिसमें अंतिम शासक कौन था? तो घनानंद को अग्रमिज भी कहा जाता है। अंतिम शासक कौन था नंदवंश का? तो घनानंद के बारे में बात करेंगे कि कौटल्य जो हुआ करते हैं, विष्णुगुप्त हुआ करते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य विष्णुगुप्त जो हुआ करते हैं, इनके द्वारा क्या किया जाता है कि कौटल्य के द्वारा चंद्रगुप्त से क्या किया जाता है? इनको हत्या करवा दिया जाता है। सॉरी, आगे देखते हैं। चंद्रगुप्त ने सॉरी आइए समझ लेते हैं नंदवंश के बारे में। हाँ, बोल रहा है नंदवंश के शासक 8 हुआ करते हैं, जैसे उग्रसेन, पांडुक। ऐसे आपको बारी बारी से पिछले क्लास में बता भी चुके हैं। लास्ट में अंतिम शासक कौन है? तो आपको घनानंद के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। घनानंद सिकंदर का समकालीन था। अंतिम शासक के बारे में चर्चा किया गया है। घनानंद जो है सिकंदर का समकालीन था। जिस समय मगध पर घनानंद का शासन था, उस समय 326 ईसा पूर्व में भारत के उत्तर पश्चिमी सीमावर्ती क्षेत्र पर सिकंदर ने आक्रमण किया था। कौन किया था? सिकंदर आक्रमण किया था, है ना। किवंतियों में घनानंद द्वारा चाणक्य को अपमानित करने का उल्लेख मिलता है। कहाँ मिलता है? एक ग्रंथ है, उस ग्रंथ का नाम क्या है? देख लीजिए, उस ग्रंथ का नाम है क्या? किवंतियों में घनानंद द्वारा चाणक्य को अपमानित करने का उल्लेख मिलता है। इस घटना से क्रोधित होकर चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य, कौन है? चंद्रगुप्त मौर्य की सहायता से नंद वंश को समाप्त कर मौर्य साम्राज्य का स्थापना करवा दिया। नंद वंश समाप्त करा कौन कर दिया? तो मौर्य साम्राज्य का स्थापना करवा दिया गया। किसके द्वारा करवा दिया गया? चाणक्य के द्वारा। कौन किया था? चंद्रगुप्त मौर्य, है ना। आइए आगे देखते हैं मगध के उत्कर्ष के कारण के बारे में। तो आपको अलग अलग प्रकार का दिया गया, जैसे भौगोलिक कारण, आर्थिक कारण, राजनीतिक कारण, सैन्य कारण, सामाजिक कारण। भौगोलिक कारण में क्या है कि पाटलिपुत्र गंगा, गंडक और सोन नदियों के संगम पर अवस्थित होने के कारण सामरिक रूप से सुरक्षित था। मतलब कि मगध जो था ना, आपको पाटलिपुत्र गंगा, गंडक और सोन नदी के संगम पर था, जिसकी वजह से क्या था? सुरक्षित था। अच्छा, आर्थिक कारण देखते हैं क्या कहता है। नदियों की अवस्थिति से व्यापार एवं वाणिज्य का विकास होना तथा उपजाऊ क्षेत्र की उपस्थिति। मतलब मगध साम्राज्य ऐसे नहीं विकास कर गया। जो भी क्षेत्र, जो भी आपको बड़ा बड़ा साम्राज्य हुआ करते हैं, उसके आसपास नदी है, मैंने पानी की सुविधा है, तो खेती होगा तो वहाँ विकास होगा। अलग अलग उपजाऊ किया जाएगा, उपजाऊ से क्या किया जाएगा? विकास होगा, है ना। ये आर्थिक था। राजनीतिक कारण क्या है? साहसी एवं महत्वाकांक्षी शासकों की उपस्थिति। जैसे मगध ऐसी बड़ा साम्राज्य नहीं हो गया, इसमें महत्वाकांक्षी शासक हुआ करते हैं। जैसे बिंबिसार बहुत भयानक था, अजात शत्रु था, वैसे महापद्मानंद था। लेकिन एक चीज़ और देखने के लिए मिलता है कि मगध साम्राज्य में 3 वंश की हमने बात की है। एक हर्यक, शिशुनाग और नंदवंश।
सबका अंतिम जो शासक है ना, वही डुबा देता है मगध को लास्ट में। मगध में से वही आपको वंश समाप्त करके मौर्य साम्राज्य का स्थापना करवा देगा मगध में। आगे देखिए सैन्य कारण क्या था, सैन्य में क्या क्या कारण थे जिसके कारण से मगध उत्कर्ष के कारण बन गए। तो विशाल सेना तथा सेना में हाथियों का प्रयोग, मैंने मगध बड़ा साम्राज्य बनने का कारण यही हो गया कि सब लोग क्या होते थे कि घोड़ा से पैदल जाकर लड़ते थे, और जिस सेना में हाथी है तो घोड़ा तो दब जाएगा, पैदल उड़ाकर तो कुचल देगा हाथी, जल्दी बहुत साम्राज्य बहुत जल्दी बड़ा हो जाएगा, फैल जाएगा, है ना, मजबूत हो जाएगा। सामाजिक कारण क्या देखते हैं, रूढ़ी रूढ़ी विरोधी समाज था। मतलब कि समाज ऐसा था कि एक दूसरे के मिलजुल कर रहा करते थे, है ना। ऐसा नहीं कि साम्राज्य के चक्कर में राजा का बात कोई नहीं मानता था, ऐसा नहीं था। यहाँ पर जो भी शासक बने जनता लोग बात को मानते थे, जिसके कारण क्या हो गया, साम्राज्य उत्कर्ष हो गए, आगे की ओर विकास किया। आइए हम लोग मौर्य साम्राज्य, मगध में ही एक नए साम्राज्य के बारे में करते हैं, मौर्य साम्राज्य। मौर्य साम्राज्य में हम लोग बात करते हैं कि 321 से 185 ईसा पूर्व तक, 321 से 185 ईसा पूर्व तक, है ना। मौर्य राजवंश पढ़ेंगे। मौर्य राजवंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। मौर्य राजवंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। मौर्यों की वंश संबंधित सूचना के संदर्भ में विभिन्न स्रोतों के द्वारा भिन्न भिन्न मत प्राप्त होते हैं। मैंने मौर्य समाज के बारे में अलग अलग स्रोत मिलते हैं, जानकारी मिलते हैं। कौन कौन मिलते हैं, महावंश टीका के अनुसार, एक महावंश टीका के अनुसार मौर्य शासक मौर्य 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 क्षत्रिय थे तथा बौद्ध परंपरा में भी मौर्य को क्षत्रिय कुल माना गया था, है ना, क्षत्रिय कुल माना गया था। आगे देखते हैं। परंतु जैन परंपरा के अनुसार मौर्य निम्न जाति से संबंधित थे। मतलब कि बौद्ध के अनुसार क्या थे, क्षत्रिय थे, जबकि जैन के अनुसार क्या थे, तो ये निम्न जाति का संबंधित थे, निम्न जाति से। इसके अतिरिक्त ब्राह्मण ग्रंथों में दिए गए विवरण के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य नंदराज की शूद्र पत्नी का पुत्र था। शूद्र पत्नी का पुत्र था, नंदराज का शूद्र पत्नी का पुत्र था। मतलब कि ये जो चंद्रगुप्त मौर्य पिता चंद्रगुप्त मौर्य नंदराज की शूद्र पत्नी का पुत्र था। विष्णु पुराण से क्या पता चलता है, विष्णु पुराण तथा मुद्रा राक्षस के अनुसार भी मौर्य वंश शूद्र एवं कुलहीन बताया जाता है। मतलब कोई कुल के बारे में चर्चा नहीं है, जाति से क्या थे, शूद्र थे। जबकि स्पूनर के अनुसार मौर्य पारसिक था। क्या थे, पारसिक। सबका अलग अलग पूछता है कि मुद्रा राक्षस के अनुसार क्या थे, तो विष्णु पुराण के अनुसार क्या थे, है ना, तो स्पूनर के अनुसार क्या थे, तो पारसिक हुआ करता है, पारसिक। आइए अगले पॉइंट में आते हैं। मौर्य साम्राज्य की स्थापना में मौर्य साम्राज्य की स्थापना में चाणक्य, जिनको अलग अलग नाम से जाना जाता है, कौटिल्य और विष्णु। कैसे, आपका छोटू नाम है तो घर छोटुआ मोटुआ मोटकी पतली सब बोला जाता है ना, अलग अलग नाम बोला जाता है। कोई के पार्वती तो कोई के फूलमती तो बालमती, अलग अलग नाम होते हैं, कुछ नाम अलग होते हैं, है ना। तो इसी का इनका नाम जो है वास्तव में क्या है ना, चाणक्य। लेकिन अन्य नाम भी बुलाया जाता है, तो कौटिल्य, विष्णुगुप्त का महत्वपूर्ण योगदान था। मतलब मौर्य साम्राज्य की स्थापना में इसका महत्वपूर्ण योगदान था। इन्होंने नंद वंश का पतन कर नवीन राजवंश की स्थापना के लिए चंद्रगुप्त मौर्य को प्रेरित किया एवं उनकी सहायता की। चाणक्य ने अर्थशास्त्र नामक पुस्तक लिखी। चाणक्य का एक पुस्तक है अर्थशास्त्र, जिसका संबंध राजनीतिक व्यवस्था से है। अर्थशास्त्र करने का मतलब इकोनॉमिक्स से नहीं है, राजनीतिक व्यवस्था से है ना। यही चलते अर्थशास्त्र का जनक, अगर अर्थशास्त्र का राजनीतिक, और हम इसका बुक का क्या है, बुक का नाम है अर्थशास्त्र। जबकि अर्थशास्त्र का जनक के गूगल पर सर्च करेंगे तो आता है एडम स्मिथ आता है, वो इकोनॉमिक्स का जनक है ना। ये जो अर्थशास्त्र नामक इनका बुक है, जिसमें राजनीतिक व्यवस्था दिया गया है, मौर्य साम्राज्य की राजनीति के बारे में चर्चा इसमें किया गया है ना। आगे आइए। चाणक्य को भारत का
मैकियावेली कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मैकियावेली, मैकियावेली कहा जाता है। तथा अर्थशास्त्र की तुलना मैकियावेली की रचना द प्रिंस से की जाती है। मतलब अर्थशास्त्र की तुलना जो है ना, मैकियावेली जो व्यक्ति है, इसका एक रचना है द प्रिंस, इसे तुलना किया जाता है ना। आगे आइए। अब आता है चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य, यहाँ से आपको सवाल बनते हैं बहुत कुछ। आइए चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में देखते हैं। चलिए चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में देखते हैं। इनका समय काल के बारे में बात करेंगे तो 321 से लेकर 298 तक ला है। कितना तक है? 321 से लेकर 298 तक। चंद्रगुप्त मौर्य भारतीय इतिहास का प्रथम महान सम्राट था। प्रथम महान सम्राट था। उसने चाणक्य की सहायता से नंद वंश के अंतिम शासक घनानंद को पराजित कर दिया और मौर्य वंश का कर दिया स्थापना। ये देखिए चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा, है ना, स्थापना की। पश्चिमोत्तर सीमा प्रदेश को यूनानियों से मुक्त कराने के कारण चंद्रगुप्त मौर्य को भारतीय इतिहास के मुक्तिदाता के नाम से जाना जाता है। जैसे कि यूरोपीय जो आए थे सिकंदर, सबसे घनानंद को हत्या तो करबे किया, साथ में सिकंदर से भी बचा दिया, है ना, यूरोपीय शासक से बचा दिया, इसलिए इसको क्या बोला था? मुक्तिदाता के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य अत्यंत प्रतापी शासक था। उसने पश्चिमोत्तर भारत को सेल्यूकस निकेटर की पराधीनता से मुक्त करवाया। पराधीनता का सेल्यूकस निकेटर कौन था? सिकंदर का सेनापति था। अब सिकंदर का सेनापति सेल्यूकस निकेटर, अब इसका था एक राजदूत था, कल बताया थे हम, इसका राजदूत था मेगास्थनीज। ठीक है। तो क्या बोल रहे हैं? सेल्यूकस निकेटर की पराधीनता से मुक्त करवाया। चंद्रगुप्त मौर्य चंद्रगुप्त के साम्राज्य में संपूर्ण बिहार, उड़ीसा, बंगाल के विशाल क्षेत्र तथा पश्चिमी और उत्तरी पश्चिमी भारत एवं दक्कन सीमा शामिल थे। इतना बड़ा किसका क्षेत्र था? चंद्रगुप्त मौर्य का क्षेत्र था। इतना बड़ा साम्राज्य था, है ना। दक्षिण भारत, तमिलनाडु, केरल एवं पूर्वोत्तर भारत के कुछ ही क्षेत्र मौर्य साम्राज्य के अधीन नहीं थे। बाकी अधिकांश क्षेत्र जो था से किसका था? तो मौर्य साम्राज्य के अधीन ही आता था, है ना। आइए अगला पॉइंट देखते हैं। मौर्य साम्राज्य तथा सेल्यूकस निकेटर के मध्य हुए युद्ध की समाप्ति 305 ईस्वी में एक संधि से हुई। इस संधि के अनुसार सेल्यूकस ने अपनी पुत्री हेलेना का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य से करवा दिया। हेलेना का विवाह करा दिया कि विवाह करो ना तो युद्ध करने से कोई फायदा नहीं है। हेलेना का विवाह सेल्यूकस निकेटर ने अपने पुत्र हेलेना का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य से करवा दिया तथा सेल्यूकस ने 500 हाथी लेकर उसे पूर्वी अफगानिस्तान, बलूचिस्तान, सिंध के पश्चिमी क्षेत्र का हिस्सा प्रदान कर दिया। इतना मानी हाथी लिया, हाथी लेने के बाद आपको पूर्वी अफगानिस्तान, बलूचिस्तान तथा सिंध के पश्चिमी हिस्सा का कर दिया, ले लिया, है ना। मेगास्थनीज सेल्यूकस का क्या था? राजदूत था। राजदूत बनकर मौर्य की राजधानी पाटलिपुत्र आया तथा इंडिका नामक पुस्तक लिखी, जिसमें मौर्य काल के प्रशासन, समाज और आर्थिक का वर्णन किया गया। कहने का मतलब है कि मेगास्थनीज जो है सेल्यूकस निकेटर का पुत्र राजदूत हुआ करता है, जो मौर्य साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र आता है। आने के बाद क्या बात कर रहे हैं कि इंडिका नामक पुस्तक में मौर्य साम्राज्य की चर्चा करता है। मौर्य साम्राज्य का प्रशासनिक, समाज एवं आर्थिक का वर्णन करता है। इस पुस्तक में पाटलिपुत्र को पालीबोर्था के नाम से संबोधित किया है। पाटलिपुत्र को क्या बोला गया है? पालीबोर्था के नाम से संबोधित किया है ना। अलग अलग नाम दे दिया पाटलिपुत्र को, और हम लोग रट्टा मारते रहे बैठ के, लिखने वाला चल गया। चंद्रगुप्त मौर्य ने भारत में सर्वप्रथम एक केंद्रीकृत प्रशासनिक प्रणाली स्थापित की। उसके प्रशासन का पूर्ण विवरण चाणक्य के अर्थशास्त्र नामक ग्रंथ में मिलता है। मतलब कि चंद्रगुप्त मौर्य अपने साम्राज्य में कैसा प्रशासनिक व्यवस्था किया था, इसका चर्चा कहाँ मिलता है? अर्थशास्त्र।
मैंने चंद्रगुप्त का जो ग्रंथ है अशास्त्र ग्रंथ में मिलता है। यूनानियों ने चंद्रगुप्त के लिए सेंड्रोकोटस शब्द का प्रयोग किया था। क्या किया था? यूनानी लोग जो थे चंद्रगुप्त के लिए सेंड्रोकोटस शब्द का प्रयोग किया था, है ना। आगे आइए। आगे चल देखते हैं, तीसरे पॉइंट पढ़ते हैं आगे कि रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख के अनुसार, रुद्रदामन जो व्यक्ति थे उसको जूनागढ़ अभिलेख के अनुसार चंद्रगुप्त के राजपाल सौराष्ट्र, मतलब कि आप गुजरात क्षेत्र में सौराष्ट्र पुष्पगुप्त वैसय ने सुदर्शन झील का निर्माण करवाया। पुष्पगुप्त वैसव के द्वारा सुदर्शन झील का निर्माण कराया गया सौराष्ट्र में। ठीक है, समझ में आ गया। मतलब कहने का मतलब जूनागढ़ अभिलेख में चर्चा किया गया किसका? सुदर्शन झील के बारे में चर्चा किया गया। सवाल आता है किसके द्वारा करवाया गया? इसका जो चंद्रगुप्त मौर्य का राज्यपाल था पुष्पगुप्त वैसय के अनुसार वैसय ने सुदर्शन झील का निर्माण करवाया। आगे आते कुछ जैन धर्म के बारे में चर्चा किया गया। क्या किया गया देखते हैं। जैन धर्म के स्रोतों के अनुसार चंद्रगुप्त ने जीवन के अंतिम समय में जैन धर्म स्वीकार कर लिया था। मतलब जैन धर्म ग्रंथ में बताया गया है कि चंद्रगुप्त मौर्य थे जीवन का अंतिम समय में जैन धर्म स्वीकार करके साम्राज्य को त्याग दिया तथा सन्यासी ग्रहण कर लिया। चंद्रगुप्त ने अपना अंतिम समय श्रवणबेलगोला कर्नाटक में अव्यतीत किया। देखिए यहाँ पर समझेंगे कि चंद्रगुप्त जो मौर्य हैं वो लास्ट में जैन धर्म अपना लेते हैं और जैन धर्म अपनाने के बाद अपना साम्राज्य को त्याग दिए और त्याग के और श्रवणबेलगोला जो है कर्नाटक वाले क्षेत्र में वहाँ पर चल जाते हैं और व्यक्ति तो वहाँ पर जीवन करते हैं, मतलब नॉर्मल वेशभूषा में अपना जीवन धारण करेंगे। जैन संप्रदायों से जुड़े आचार्य भद्रबाहु भी पाटलिपुत्र में छोड़कर चंद्रगुप्त के साथ आ गए थे। श्रवणबेलगोला में ही चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन परंपरा के अनुसार अपने शरीर का त्याग किए थे। मतलब कि भूख हड़ताल लास्ट टाइम जब मृत्यु होने के जब बुजुर्ग हो जाते हैं, मृत्यु का समय आता है तो जैन धर्म में खाना पीना छोड़ दिया जाता है और एकांत जगह में चला जाता है ना। सुलेखना विधि बोला जाता है, सुलेखना विधि से आदमी हत्या हो जाता है, सुलेखना विधि से। ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य के राजप्रसाद के अवशेष पटना के समीप कुम्हारा गांव से प्राप्त होता है। क्या बोल रहा है कि चंद्रगुप्त मौर्य के राजप्रसाद के अवशेष पटना के समीप कुम्हरार गांव से प्राप्त होता है, जिसे खोजने का श्रेय स्नूपर को जाता है। खोजने का समय चंद्रगुप्त मौर्य का जो गांव खोजा गया वो खोजने का श्रेय मतलब कौन खोजा है? तो स्नूपर के द्वारा खोजा गया। आगे आइए। अब आते हैं लोग बिंदुसार। हम लोग बिंबिसार पढ़े थे पहले, बिंबिसार हम लोग पढ़े थे, अब कहाँ? तो बिंबिसार पढ़े थे हर्यक वंश में, लेकिन अब आता है बिंदुसार। बिंदुसार हम लोग आते हैं मौर्य साम्राज्य में, है ना। बिंदुसार क्या कहता है कि बिंदुसार चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र था। चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र तथा उसका उत्तराधिकारी भी था। सीरिया के शासक एंटियोकस का राजदूत डायमेकस भारत आया था। मतलब बिंदुसार के इस समय सीरिया का शासक एंटियोकस का राजदूत डायमेकस भारत आया था। बिंदुसार ने सीरिया के शासक से मीठी मदिरा सूखे अंजीर तथा एक विद्वान को अपने दरबार में भेजने का अनुरोध किया। बिंदुसार ने सीरिया के शासक से क्या बोला कि मदिरा हमको चाहिए, शराब महुआ का दारू चाहिए तथा सूखे अंजीर तथा एक विद्वान को अपने दरबार में भेजने का अनुरोध किया सीरिया के शासक से। ठीक ना। एंटियोकस ने विद्वान दार्शनिक को छोड़कर शेष वस्तुएं बिंदुसार को भेज दी थी। मतलब कि विद्वान को नहीं भेजा। यूनानी शासक टॉलमी फिलाडेल्फस ने डायनीसियस क्या बोल रहा है कि टॉलमी यूनानी शासक टॉलमी फिलाडेल्फस ने डायनीसियम को बिंदुसार के दरबार में भेजा।
ये कहाँ का यूनान शासक है भेजा। बिंदुसार के लिए अनेक नामों का प्रयोग किया जाता है। कौन कौन नाम से प्रयोग किया जाता है आकर देख लीजिए, अलग अलग फलना चिल्ला के नाम से। जैसे लिखा गया है कि बिंदुसार का विभिन्न नाम, एक तरफ नाम है, स्रोत कहाँ से मिलते हैं, कौन जगह पर बोला जाता है। अमित्र के केटस, अमित्र केटस जो तो यूनानी ग्रंथ से मिलते हैं। आतली द्रोचड्स स्ट्रेबो से मिलता है। अमित्र घात संस्कृत में शत्रुओं की हत्या करने वाला कहा जाता है इसको, यहाँ से इसको प्राप्त होते हैं, है ना। अमित्र चटस एथेनिस से प्राप्त होते हैं, एथेनिस के द्वारा बताया जाता है। अमित्र खंड संस्कृत में ईश्वर का शत्रुओं का नाश करने वाला बोला जाता है। क्या बोलता है, अमित्र खंड को शत्रुओं को नाश करने वाला, और अमित्र घास को शत्रुओं को हत्या करने वाला, है ना। सी सेन जैन ग्रंथ से प्राप्त होते हैं। सी सेन जैन ग्रंथ से। सिमसेन राजवाली कथा से प्राप्त होते हैं। भद्रसार वायु पुराण से प्राप्त होते हैं। बिंदुपाल फाटमेन चुलिन मतलब चीनी साहित्य से प्राप्त था, चीनी साहित्य से प्राप्त होते हैं। मतलब बिंदुसार का अनेक नामों से भी जाना जाता है ना। यहाँ तक हम लोग समझ गए अनेक नाम से। चलिए आगे देखते हैं। अशोक वदन के अनुसार, अशोक वदन के अनुसार बिंदुसार के शासनकाल में तक्षशिला में 2 बार विद्रोह हुआ था। प्रथम विद्रोह के दमन के लिए अशोक तथा दूसरे विद्रोह के दमन के लिए सुसीम को भेजा था। मतलब कि जो बिंदुसार का ही पुत्र हुआ करते हैं सब, बिंदुसार का ही पुत्र हुआ करते हैं अशोक और सुसीम, तो मतलब 2 बार तक्षशिला में विद्रोह होता है। प्रथम विद्रोह को दमन करने के लिए अशोक को तथा दूसरे विद्रोह को दमन करने के लिए सुसीम को भेजा। इसने अपने साम्राज्य को प्रांतों में विभाजित किया तथा प्रत्येक प्रांत में उपराजा के रूप में कुमार नियुक्त किया। मतलब कि बड़ा प्रांत है तो शासन करने में कठिनाई हो रहा है, तो इसी को छोटा छोटा प्रांत में बांट दिया गया और यहाँ पर छोटा उपराजा बैठा दिया गया। उस उपराजा को कुमार, उपराजा जो थे उपराजा के रूप में कुमार को नियुक्त किया, मतलब बाल बुतरू लोग क्या कर दिया, नियुक्त कर दिया। बिंदुसार जिस गली में गया उस गली में प्यार हो गया, और उस गली में प्यार होकर बाल बुतरू पैदा कर दिया। प्यार होने के बाद शादी भी कर लिया और बाल बच्चा भी पैदा कर दिए। मतलब कि हम दो हमारे दो, आ रहा है तो आने दो, इसके ज़माना में था। अब मोदी के ज़माना में है कि हम दो हमारे दो, ज़्यादा है तो फेंक दो, है ना। ये मोदी के ज़माने में है। आइए यहाँ तक हम समझ में आ गया। इसने अपने प्रशासनिक कार्यों के लिए एक मंत्री परिषद की स्थापना की तथा अनेक महामात्यों की नियुक्ति करता है। मंत्री परिषद के महामात्यों का नियुक्ति करता है, ठीक है। बिंदुसार के दरबार में आजीवक संप्रदाय से संबंधित पिंगल वत्स नामक एक भविष्यवक्ता भी रहा करते थे, भविष्यवक्ता भी थे ना, रहता था, जिसका नाम था कुछ तो पिंगल वत्स नाम का एक भविष्यवक्ता भी रहा करते थे। मैंने भविष्यवाणी करने का काम करता था। ये क्या भविष्यवाणी करता है देखते हैं, यहाँ तक समझ में आ गया। आइए हम लोग अब अशोक के बारे में आते हैं। देखिए इस पीडीएफ में जितना दिया गया उतने हम लोग बात कर रहे हैं। अशोक के बारे में हम लोग शिलालेख, अभिलेख, स्तंभलेख सब के बारे में हम अपने हैंड राइटिंग से हम पढ़ाएंगे, है ना। जो इस बुक में दिया गया है इस पीडीएफ में, इस बुक से आप थोड़ा बहुत बेसिक मजबूत करेंगे। इसके बाद हम लोग अच्छे से फाउंडेशन आएंगे ना, तो आपको बहुत कुछ दिया जाएगा। ऐसा नहीं कि हम, ऐसा तो आपको ना लग रहा है कि जो दिया गया उतने पढ़ के ख़त्म कर देंगे, समझ नहीं आ रहा है, नहीं। ये हम आपको अपने पीडीएफ से बता रहे हैं। जब अपना हैंड राइटिंग नोट से हम आएंगे ना, तब आप तो पागल हो जाइएगा। अशोक के बारे में हम आपको 2 घंटा लगातार पढ़ाएंगे अशोक के बारे में। लेकिन इस पीडीएफ में आपको थोड़ा सा दिया गया है। क्यों? इस पीडीएफ एग्जाम के व्यू से दिया गया है। हम एग्जाम के साथ साथ ज्ञान के व्यू से भी आपको देंगे, है ना। आइए देखते हैं। चलिए अशोक मौर्य वंश का एक महान एवं प्रतापी शासक था, जो 273 ईसा पूर्व में शासक नियुक्त हुआ, परंतु उसका राज्याभिषेक
273 में शासक नियुक्त हुआ, लेकिन उसका राज्याभिषेक 269 ईसा पूर्व में हुआ। इसका कारण 273 में बिंदुसार की मृत्यु के पश्चात संभवतः अशोक को लगातार 4 वर्षों तक उत्तराधिकारी हेतु संघर्ष करना पड़ गया। मृत्यु होता है 73 में, 273 में बिंदुसार को, तो फिर साम्राज्य के लिए बहुत संघर्ष करना पड़ता है, लड़ाई झगड़ा करना पड़ता है। इस चलते 69 में आपका किया जाता है, इसको राज्याभिषेक किया जाता है ना। आगे आइए। अशोक अशोक शासक बनने के पूर्व तक्षशिला का गवर्नर हुआ करता है। यही सवाल आपसे एग्जाम में पूछता है कि अशोक जब अपना शासक बना था, उससे पहले वो कहाँ का गवर्नर था? तक्षशिला का गवर्नर हुआ करता है। पुराणों में अशोक के लिए अशोकवर्धन नाम का प्रयोग किया गया है। किसका किसका प्रयोग किया गया है? अशोकवर्धन नाम का प्रयोग किया गया है। उसके अभिलेखों में उसे देवनाम प्रिय, देखिए उसके मैंने इसका अभिलेख भी बहुत सा हुआ करता है ना। अभिलेख में उसे देवनाम प्रिय देवनाम प्रिय प्रियदर्शी के नाम से भी जाना जाता है ना। देवनाम प्रियदर्शी के नाम से भी जाना जाता है, संबोधित किया जाता है। अशोक के शासनकाल से संबंधित मास्की, गुर्जरा, नेटुर, उदेगोलम से प्राप्त अभिलेखों में उसके व्यक्तिगत नाम अशोक का उल्लेख मिलता है। आपसे ये जो मास्की जो है ना, आप पूछता है मास्की के बारे में कि अशोक नाम कौन सा अभिलेख से मिलता है, तो मास्की हो गया, गुर्जरा हो गया, नेटुर हो गया, उदेगोलम हो गया, है ना। भाब्रू शिलालेख में अशोक को मगध के राजा के रूप में प्रस्तुत किया गया है। भारवो शिलालेख जो है उसमें अशोक को मगध के राजा के रूप में प्रस्तुत किया गया है। आइए देखते हैं कलिंग विजय। अशोक से संबंधित कलिंग विजय क्या है? कलिंग विजय देखते हैं। अशोक के शासनकाल की सबसे महत्वपूर्ण घटना 261 की कहानी आता है। 261 में कलिंग की विजय थी। 261 में कलिंग की विजय थी। कलिंग के युद्ध में हुए रक्तपात को देखकर अशोक का हृदय परिवर्तन हो गया तथा उसने भविष्य में युद्ध नीति को त्याग कर धर्म विजय की नीति अपना लिया। मैंने कहने का मतलब कि कलिंग में 261 में इतना युद्ध हुआ, इतना खून पर खून हुआ, इतना लोगों को हत्या कर दिया गया, जिसमें अशोक को देखकर हृदय परिवर्तन हो गया, देख कर टेंशन हो गया कि बताइए हम थोड़ा साम्राज्य के लिए हम कितना लोगों को कत्ल कर दिए। तो अभी क्या कर दिया कि धर्म विजय की नीति अपना कर लिया, धर्म विजय का नीति अपना लिया, मतलब बौद्ध धर्म की ओर चलना शुरू कर दिया, है ना। इसको यहाँ तक ये लगता है ना कि ये अपने साम्राज्य के लिए लगभग 99 भाइयों को कत्ल कर देता है, अपने बहुते भाई को कत्ल करता है। एक भाई का ही पुत्र हुआ करता है, उसको देख के और टेंशन हो गया। जैसे भाई राजा बड़का है, पिताजी इसका बड़ा बहुत बड़ा प्रतापी राजा था, साम्राज्य बड़ा था, तो इसका जो भी भाई होंगे सबको हिस्सा बराबर बंटना चाहिए। लेकिन इसका जो भतीजा जो हुआ करता है ना, वो उसको ये देख टेंशन हो जाता है। भतीजा का देखता है तो लगता है कि हम अपने साम्राज्य के इतना लड़ रहे हैं और अब इसको साम्राज्य को कोई फिक्र नहीं है, ये बौद्ध धर्म अपना के फिट है, इसको कोई साम्राज्य देश दुनिया से मतलब नहीं है। ये सब देखते हुए अशोक का दिल बदल जाता है और वो दिन से शपथ खाता है कि हम कभी भी युद्ध नहीं करेंगे, युद्ध नीति त्याग दिया, है ना। आगे देखते हैं। कलिंग युद्ध का वर्णन अशोक के 13वें शिलालेख में किया गया है। कहाँ कब किया गया? 13वें शिलालेख में किया गया। कलिंग युद्ध के बारे में चर्चा किया गया। अभिलेखों में दिए गए विवरण से स्पष्ट होता है कि अशोक बौद्ध भिक्षु उपगुप्त के प्रभाव से बौद्ध धर्म अनुयायी बन गई थी। उपगुप्त भिक्षु, अशोक बौद्ध भिक्षु जो बना था उपगुप्त के प्रभाव से क्या बन गया? बौद्ध धर्म का अनुयायी बन गया। उपगुप्त जो कौन है, तो वही भतीजा हुआ करता है ना। आगे आइए। बिहार क्षेत्र में अशोक के शिलालेख, स्तंभलेख, गुहालेख जैसे बराबर के पहाड़ियाँ, सासाराम, चंपारण, वैशाली, पाटलिपुत्र से प्राप्त हुए हैं। परंतु वैशाली तथा पाटलिपुत्र अभिलेख पर कुछ भी उत्कीर्ण नहीं है। ये सभी अभिलेख प्राकृत भाषा एवं बाह्य लिपि में लिखी गई है
अशोक अभिलेख लिखवाने वाला पहला भारतीय शासक हुआ करता है। अशोक जो है अभिलेख लिखवाने वाला पहला भारतीय शासक हुआ करता है। चलते इसको सम्राट शासक बोलते हैं। अशोक ने अपने शासनकाल में 12वें वर्ष में जहानाबाद में स्थित बराबर की पहाड़िया में सुदामा गुफा का निर्माण कराया था। मैं अशोक अपने शासनकाल में जब बैठता है तो 12 वर्ष होता है ना, तो एक जहानाबाद में स्थित बराबर के पहाड़िया में गुफा बनवाता है जो बोलते सुदामा गुफा। बराबर के पहाड़ी में 3 गुफा है, हालांकि 4 भी है। आप कमेंट करके बताएंगे कि बराबर के पहाड़ी में कितने गुफा है और कौन कौन गुफा है, जिसमें एक गुफा का नाम दे दिया गया है सुदामा। और कौन कौन गुफा है आप कमेंट करके बताएंगे, है ना। आपसे निवेदन है कि आप कमेंट करेंगे। आगे देखिए, निर्माण करवाया और उसे आजीविकों को दान कर दिया। निर्माण करवा के और आजीवक भिक्षु लोग क्या कर दिया, वो दान कर दिया। आगे आगे देखते हैं, अशोक एवं बौद्ध धर्म। अब दोनों में देखते हैं अशोक बौद्ध धर्म क्यों अपना लिया, इसके बारे में देखते हैं। अशोक बौद्ध धर्म से अत्यधिक प्रभावित था। इसने एक बौद्ध भिक्षु उपगुप्त से दीक्षा लेकर व्यक्तिगत रूप से बौद्ध धर्म अपना लिया। तो मैंने कहने का मतलब कि अशोक किससे भिक्षा लिया था, तो उपगुप्त से। अब सवाल करता है कि अशोक जो सम्राट अशोक था वो बौद्ध भिक्षु कब बन के किससे भिक्षा लेकर, तो उपगुप्त से भिक्षा लेकर, है ना। इसका उल्लेख उसके द्वारा जारी तत्कालीन आदेश एवं नीतियों में भी दिखाई पड़ती है ना। इसका मतलब जानकारी कहाँ से मिलता है, तो इसका नीति अपनाया गया, जैसे अनेक प्रकार के कानून चलाया गया। अब आपको जैसे कानून बनाया लिखित देवाल लेखन के बारे में, अभिलेख के बारे में, शिलालेख के बारे में, स्तंभ लेख के बारे में, है ना। इस सब नीति के बारे में चर्चा दिखाई पड़ता है। पारंपरिक अनुश्रुतियों के अनुसार अशोक ने बौद्धों का तीसरा सम्मेलन संगीत आयोजन किया था। तीसरा बौद्ध संगीत का आयोजन किया था। बौद्ध धर्म के प्रसार हेतु धर्म प्रचारकों को केवल दक्षिण भारत में ही नहीं अपितु श्रीलंका, बर्मा आदि देशों में भेजा। श्रीलंका में बात करता है कि अपने पुत्र और पुत्री को भेजा था। पुत्र का नाम था अपने पुत्र और पुत्री के महेंद्र हुआ करता है। और इसका पुत्री के नाम था संमित्रा। ठीक है, ये दोनों कहाँ जाते हैं, तो श्रीलंका में प्रचार कर जाते हैं। आगे हालांकि बताया गया होगा संमित्रा के बारे में और दशरथ के बारे में, है ना। आइए देखते हैं। तीसरी बौद्ध संगीत की अध्यक्षता मंगलीपुत्र तीर्थ ने की थी। इस समय अभिधम्मपिटक नामक बौद्ध ग्रंथों की रचना किया गया था। अशोक पहला भारतीय राजा था जिसने अभिलेखों के माध्यम से अपनी प्रजा को संबोधित किया। देखिए, अभिलेख एवं शिलालेख। पहले राजा जो अशोक था वो पत्थर पर लिखवाता था। ये पत्थर पर लिखवाने का मतलब कि लंबा समय तक चलेगा। जैसे आजकल पोस्टर बनता है, प्रोजेक्टर बनता है, पोस्टर बनता है, ये तो पानी वगैरह से बर्बाद हो जाता है। ज़्यादा तो साल भर चलेगा, लेकिन ये कई सालों तक चला। आज भी जो है इसका लिखावट है, पत्थर पर जो लिखा गया पत्थर पर खत्म होगा नहीं, होगा खत्म होगा। ये चलते शिलालेख सील पर लिखवाता था, है ना। तो क्या बात की, ये पहला राजा था जिसने प्रजा को संबोधित किया था। अशोक के अभिलेखों में प्राकृत भाषा, ब्राह्मी लिपि, खरोष्टी लिपि, ग्रीक और माइक लिपि का प्रयोग किया गया है। बताइए कितना लिपि का प्रयोग किया गया है। जैसे हम लोग देवनागरी करते हैं, वैसे आपको प्राकृत भाषा एवं ब्राह्मी लिपि ये पूर्वी भारत में, खरोष्टी लिपि पश्चिमोत्तर भारत में, ग्रीक एवं अरमाइक लिपि ये सीमा प्रांत में का प्रयोग किया करते थे, है ना। आगे देखिए, रूमेनदेव अभिलेख के अनुसार अशोक ने राज्याभिषेक के 20वें वर्ष लुम्बिनी मतलब बुद्ध का जन्म स्थान का यात्रा किया था और वहाँ पर भूमि कर 1/6 से घटाकर 1/8 कर दिया। जैसे
अपने राज्याभिषेक से 20वां वर्ष पर कहाँ गया? तो लुम्बिनी। लुम्बिनी नेपाल में पड़ता है, जहाँ पर गौतम बुद्ध का जन्म स्थान है। वहाँ पर लोग 6 हिस्सा में से 1 हिस्सा लेते थे। अब क्या कर दिया कि 8 हिस्सा में से 1 हिस्सा लेंगे, तो मतलब कि बढ़ा दिया, है ना। आगे देखिए, बृहदर्थ मौर्य वंश का अंतिम शासक था। बृहदर्थ जो था तो मौर्य वंश का अंतिम शासक था। पुष्यमित्र शुंग ने 185 ईसा पूर्व में बृहदर्थ की हत्या कर शुंग वंश की स्थापना की। किसका स्थापना कर दिया गया? शुंग वंश के। आइए बिहार में अशोक के अभिलेख के बारे में देख लेते हैं। जैसे स्तंभ लेख, गुहा लेख। स्तंभ लेख में क्या है? तो लोरिया अरेराज, लोरिया अरेराज जो सॉरी उससे पहले क्या है? तो लघु अभिशिलालेख। लघु से अभिशिलालेख कहाँ मिलता है? शिलालेख सासाराम बिहार में। स्तंभ लेख में देख रहे हैं तो लोरिया अरेराज चंपारण में, लोरिया नंदनगढ़ चंपारण में, रामपुरवा चंपारण में। इसका खोजकर्ता के बारे में बात किया गया है। क्या लिखा है? तो कार्लाइल 1872 में किए थे। ठीक है। गुहा लेख के बारे में बात करते हैं तो बराबर के पहाड़ी कहाँ है? गया जहानाबाद क्षेत्र में। आजीवक संप्रदाय के सुविधाओं को गुहा दान कर दिया, गुहा दान कर दिया था। गुहा मतलब गुफा को दान कर दिया। इसका खोजकर्ता कौन है? तो हैरिंगटन। कब किया था खोज? 1785 में इसको खोज किया गया। बाप रे, कुछ बहुत पहले ही ना खोज कर दिया गया। आगे आइए, आगे देखिए क्या लिखा गया है। लिखा गया अशोक कालीन विदेशी राजाओं के भारतीय नाम। विदेशी राजाओं के भारतीय नाम, एक तरफ भारतीय नाम, एक तरफ विदेशी राजा है। अंतियोकस भारतीय नाम है, जबकि विदेशी राजा कौन थे? सीरिया के राजा एंटियोकस। एंटियोकस द्वितीय, थियोस। तुर्मय, तुर्मय जो भारतीय नाम है। तो मिस्र के राजा टॉलमी, है ना। वही अंतकिनी, तो अंतकिनी भारतीय नाम है, जबकि मकदूनिया के राजा एंटीगोनस। मंग भारतीय नाम है, जबकि विदेशी राजा को सीरिया के राजा मंगस। अलिक अलिस अलिक अलिक सुंदर, अलिक सुंदर जो है भारतीय नाम है, जबकि विदेशी राजा को जी बात कर रहे हैं, एपाइरस के राजा अलेक्जेंडर। आगे आइए, पुराणों के अनुसार अशोक के उत्तराधिकारी कौन थे? पुराणों के अनुसार कुणाल, बंधु, पालित, इंद्रपालित, दसोन, दशरथ पुत्र हुआ करता है, संप्रति, शालीशुक, देववर्धन, सतधनुष, बृहदर्थ। ये सब क्या थे? उत्तराधिकारी थे। अपना अपना क्षेत्र के भी हम बोले ना कि छोटे छोटे प्रांत बांट दिए गए थे, सबका राजा बना दिए गए थे, कुमार लोग का बैठा दिया गया था क्षेत्र देखने के लिए, है ना। आइए प्रमुख मौर्यकालीन उत्तराधिकारी के बारे में बात करते हैं। प्रमुख क्या क्या प्रमुख है देख लेते हैं। जैसे लिखा गया है, पहला कि महामात्य, महामात्य के कार्य क्या होते थे? तो प्रमुख अमात्य नगरों का अधिकारी हुआ करता था। रूपदर्शक क्या थे? रूपदर्शक क्या काम था? सिक्कों का जांचकर्ता, मैंने प्रधानाधिकारी हुआ करता था, है ना। चलिए आगे देख लीजिए। अमात्य योग्य उत्तराधिकारी का समूह हुआ करता था। अग्रमात्य ये प्रधानमंत्री का पद था। क्या था? प्रधानमंत्री के पद था अग्रमात्य। प्रदेष्टा, प्रदेष्टा क्या था? तो मंडल का प्रमुख या प्रधान अधिकारी हुआ करता है। वही एस्टोनोमोई नगर का अधिकारी हुआ करता है। रजुक क्या था? साम्राज्य में न्याय एवं राजस्व का अधिकारी। रजुक कौन थे? साम्राज्य में न्याय और राजस्व अधिकारी हुआ करते हैं। वही अगर तो स्त्री, स्त्री मात्र महिलाओं के नैतिक आचरण को देखने वाला अधिकारी हुआ करता था। वही आगे बात करते हैं 9 नंबर कि सेवर्निक ये टकसाल का प्रमुख अधिकारी हुआ करता था, जहाँ पैसा छपता था ना वहाँ का। ठीक है।
अंततः अंत महामात्र क्या था? इधर सीमावर्ती क्षेत्रों में धर्म प्रचार करने वाले अधिकारी हुआ करते हैं। वही धम्म महामात्र के बारे में बात करेंगे तो समाज में सामंजस्य की स्थिति बनाए रखना का काम हुआ करता था। महामात्य पपर्स पसर्स महामात्य पसर एक गुप्तचर विभाग हुआ करता था। ये क्या था थोड़ा देख लेंगे इसका नाम। गुप्तचर विभाग हुआ करता है, इसका नाम थोड़ा सा आप देख लेंगे क्या हुआ करता है। गुप्तचर विभाग। युक्ति जो है युक्त क्या थे? जिला में राजस्व वसूली का कार्य करने वाला अधिकारी हुआ करते थे। ये हम लोग यहाँ तक बात की। आगे देखते हैं मौर्यकालीन तीर्थ स्थल के बारे में बात करते हैं। तीर्थ स्थल मौर्यकाल में सबसे उच्च स्तर के अधिकारी तीर्थ कहे जाते थे। अर्थशास्त्र के अनुसार इनकी संख्या कितनी थी? तो 18 वो संख्या हुआ करता है। कौन कौन 18 हुआ? 18 का हम लोग नाम बारी बार से देख लेंगे। आइए 18 का नाम हम लोग देखते हैं, है ना। जैसे पहला है मंत्री या पुरोहित, क्या बोलते थे? प्रधानमंत्री तथा प्रमुख धर्माधिकारी हुआ करता था। क्या हुआ करता? धर्माधिकारी। युवराज की क्या बोलते थे? राजा को उत्तराधिकारी को युवराज बुलाया जाता था। सन्निधाता क्या बोलते थे? राजकीय कोषागार का प्रधान अधिकारी हुआ करता था, यानी कोषाध्यक्ष हुआ करता था। और समाहर्ता कहने का मतलब कि राजस्व विभाग का सर्वोच्च अधिकारी वित्त मंत्री माने कर संग्राहक हुआ करता था। मंत्री परिषद का अध्यक्ष हुआ करता था। प्रदेष्टा तो फौजदारी न्यायालय का न्यायाधीश हुआ करते थे, है ना, फौजदारी न्यायालय का। वही व्यवहारिक दीवानी न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश हुआ करते थे। नायक तो सेना का संचालन हुआ करता था। नायक, है ना। सेनापति सेनाध्यक्ष मतलब सर्वोच्च सेना कमांडर हुआ करता था। सेनापति जो है ना सेनाध्यक्ष हुआ करता था, सर्वोच्च कमांडर अध्यक्ष हुआ करता था, है ना। आगे देखते हैं अंतर्वशिक जो हुआ करता सम्राट का अंगरक्षक सेना का प्रधान हुआ करता था। सम्राट का अंगरक्षक सेना का प्रधान हुआ करता था इस नाम का, ठीक है। कर्मांतिक उद्योग धंधों का प्रधान निरीक्षक हुआ करते थे। प्रशास्ता क्या है? ये तो राजकीय आज्ञाओं को लिपिबद्ध करने तथा राजकोषीय दस्तावेज को सुरक्षित रखने वाला व्यक्ति हुआ करता था। दंडपाल सैन्य सामग्री का प्रबंध करने वाला प्रमुख अधिकारी हुआ करता है। दंडपाल ये पद के बारे में बात कर रहे थे कि पूरा का पूरा क्या चीज़ है, हेडिंग दिया गया है तीर्थ और संबंधित विभाग, है ना। दुर्गपाल क्या होते थे? दुर्गपाल देश के भीतरी दुर्गों का प्रबंधन के बारे में। वही अंतपाल सीमावर्ती दुर्गों का रक्षक। आंटविक वन विभाग का सर्वोच्च अधिकारी। अब आगे क्या लिखा है कि दोवारिक राजमहल का प्रबंध एवं देख रेख करने वाला अधिकारी। और नागरक तो नगर का सर्वोच्च अधिकारी हुआ करता है। ये सब हम लोग अच्छे से देख लिए। आइए हम लोग थोड़ा सा आगे देखते हैं शुंग वंश के बारे में बात की अभी कि पुष्यमित्र शुंग का संबंध ब्राह्मण वंश से था। पुष्यमित्र शुंग का जो संबंध है तो ब्राह्मण वंश से था, जिसको भारद्वाज गोत्र भी बुलाया जाता है, ठीक है। पुष्यमित्र शुंग के काल की प्रमुख घटना विदर्भ से युद्ध था। उसने विदेशी आक्रमणकारियों से मगध की रक्षा की। पुराणों में यह उल्लेखित है कि उसने दो अश्वमेध यज्ञ की। इन यज्ञों की पुष्टि धनदेव के अयोध्या अभिलेख से मिलती है ना। कर्ण वंश के बारे में क्या कहता है? कर्ण वंश के बारे में शुंग वंश का अंतिम शासक देवभूति के मंत्री वासुदेव ने इसकी हत्या करके
तिहत्तर ईस्वी में कर्ण वंश की स्थापना कर दी। कब कर दी? कर्ण वंश की स्थापना कौन कर दिया? वासुदेव। ठीक है। इस वंश के संबंध में पुराणों से जानकारी प्राप्त होती है। शुंग वंशों के समान ये भी ब्राह्मण वंश था। इस वंश के अंतिम शासक सुशर्मा सुशर्मा की हत्या सातवाहन शासक सिमुक द्वारा की गई थी, है ना। अंतिम शासक कौन था? अंतिम शासक था सुशर्मा, जिसको हत्या कौन कर दिया गया? सिमुक कर दिया। आइए हम लोग जैन धर्म, हम लोग अगले क्लास में जैन धर्म के बारे में पढ़ेंगे। जैन धर्म, बौद्ध धर्म, सब के बारे में हम लोग अगले क्लास में पढ़ेंगे। यहाँ तक क्लास आपको अच्छा लगा तो क्लास को लाइक करेंगे, क्लास को शेयर करेंगे, और जो भी सवाल इसमें हम कमेंट में पूछे हैं तो आपसे निवेदन है कि कमेंट में बताएंगे, है ना। चलिए, धन्यवाद, मिलते हैं अगले क्लास में।